पिछला क्लास मेरा जर्नल एंट्री का ही पार्ट 1 था, जिसमें जर्नल का सारा इंपॉर्टेंस आपको समझाया गया था कि अकाउंटेंसी में सारा खेल जो है वो जर्नल का है। आपको जर्नल एनी हाउ सीखना होगा। आप उसको मजबूरी समझ लें या जरूरी समझ लें, आपको सीखना ही होगा। बिना जर्नल सीखे आप अकाउंट्स को ठीक तरीके से नहीं सीख सकते हैं। अब हम ये समझाए थे कि जर्नल एंट्री में किस चीज का जर्नल एंट्री किया जाए, कहां जर्नल एंट्री किया जाए, ये सारी बात समझा दिए थे कि ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो एस्पेक्ट हिडन रहते हैं। दो एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हम जिस प्रोडक्ट का दुकान खोले हैं, जैसे ये मार्कर का दुकान है, कोई कस्टमर हमारे पास सामान लेने आया, हम ये मार्कर बेच दिए, बदले में हमको पैसा मिला, तो पैसा दैट इज मनी एंड ये मार्कर इज एस्पेक्ट। ठीक है। साथ में भी समझाए थे मेडिसिन का दुकान अगर खोल के बैठे हो, मेडिसिन बेचोगे, बदले में पैसा आएगा, तो मेडिसिन एंड पैसा इज एस्पेक्ट। ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, नॉट वन नॉट मोर देन टू, ना एक होंगे ना दो से ज्यादा होंगे, दो एस्पेक्ट होते हैं। उसी दो एस्पेक्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, दैट इज लिखना होता है, दैट इज एंट्री करना होता है। एंट्री करने के लिए बुक्स चाहिए था। बुक्स का नाम है जिसमें एंट्री करोगे उसका नाम है जर्नल, यानी जर्नल बुक्स का नाम है। उस बुक्स में हम एंट्री करेंगे, दोनों मिलकर कहलाने लगा जर्नल एंट्री। जर्नल बुक्स में किया गया एंट्री दैट इज जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए। दो एस्पेक्ट में से हमको एक डेबिट करना है, को क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट को बोले थे कि अभी टूल है, दो टूल या देयर आर टू लेग्स ऑफ अकाउंट्स, ये अभी मानकर चलो डेबिट क्रेडिट को। यानी कोई भी प्रॉब्लम जब हम बनाएंगे अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट का हेल्प लेना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए रूल्स होंगे और कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। देखो पहले भी क्लियर किया गया है कि मान लो एक न्यूली चाइल्ड है, या ये समझ लो पहले कि सबसे पहले यहां पर टीचर जो मैक्सिमम है वो अकाउंट्स में आपको क्या सिखाएंगे चैप्टर के रूप में। सबसे पहले वो जर्नल सिखा देते हैं। जर्नल के बाद आपको लेजर बनाने सिखाएंगे। लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस सिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस यानी पहले आपको जर्नल सीखना है, देन लेजर सीखना है, देन ट्रायल सीखना है। जर्नल अगर ठीक से आप जानोगे तभी लेजर बनेगा, लेजर ठीक से जानोगे तभी ट्रायल बनेगा। जब ये तीनों चैप्टर जान जाओगे तो अकाउंट्स का अगला कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा। ये तो सच्चाई है। बट मान लो एक न्यूली चाइल्ड है, नया बच्चा है जिसको अभी स्कूल में भेजेंगे, या मान लो वो 2-4 दिन से स्कूल जा रहा है, उसको वहां पर मैडम अल्फाबेट सिखाने वाली है A to Z। बताओ उस बच्चे को पहले हम A सिखाएं या पहले B सिखाएं। सब लोग कहोगे पहले A सिखाएंगे, होना भी चाहिए पहले A सिखाया जाएगा। लेकिन आपको अकाउंट्स में पहले B सिखाया जा रहा है, देन C सिखाया जा रहा है, देन D सिखाया जा रहा है। आप भी अकाउंट्स के मामले में अभी जस्ट लाइक ए चाइल्ड हो, क्योंकि 10th पास करके अभी 11th में आए हो, सारा कुछ यहाँ नया है। अकाउंट्स आपके लिए नया है, बिजनेस स्टडी आपके लिए नया है, इकोनॉमिक्स आपके लिए नया है, सारी यहां पर पेपर्स नए हैं आपके लिए। तो अभी अभी कॉमर्स में आपका जन्म हुआ है, कॉमर्स में अभी कदम रखे हो, तो अभी आप कॉमर्स के लिए एक न्यूली चाइल्ड हो। आपको भी अल्फाबेट सीखना है कॉमर्स का, अकाउंट्स का, ABCD। तो पहले A से शुरुआत करेंगे हम ना, कि पहले B से। अगर हम ग्रामेटिकल बात करें तो A इज भावेल। देखो जितना भी वर्ड हम यहां लिखे हैं A भावेल है, 5 भावेल होते हैं, A E I O and U। आप तुम कोई भी वर्ड यहां दौड़ा के देख लो नजर, सारे वर्ड में कोई ना कोई एक भावेल आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर में जितने वर्ड्स बन रहे हैं वो बिना भावेल के नहीं बनते, यानी मैक्सिमम वर्ड्स जो होते हैं वो भावेल के साथ ही बनते हैं। कुछ ही वर्ड होते हैं जिसका एक्सेप्शनल केस होगा जो बिना भावेल के बन जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स बनते हैं भावेल के साथ। अब अगर आप वर्ड्स ही नहीं बना पाओगे तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। बिना भावेल का वर्ड्स नहीं बन रहा है तो बिना भावेल का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो भावेल का क्या इंपॉर्टेंस है ये बात समझ रहे हो। आपको यहां पर अकाउंट्स में भावेल का वही इंपॉर्टेंस है। आपको यहां पर अकाउंट्स में टीचर सीधा क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट पढ़ाने लगा, BCD,
BCD इज ए कॉन्सोनेंट नॉट भावेल। तो अकाउंट्स का भावेल है क्या? अकाउंट्स का ए है क्या? अकाउंट्स का जो ए होगा उसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशन। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन ये पढ़ना है, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमको कुछ रूल चाहिए। उस रूल पर हम कॉन्सेप्ट के बाद आएंगे, क्योंकि जब रूल को अप्लाई करेंगे, पहले ही आपको समझाया गया है कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। रूल्स है, उस रूल को अप्लाई करने सीखना है। जब सही से अप्लाई करने आप सीख जाओगे, हमको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिलने लगेगा। और रिप्लाई के नाम पर हमको क्या रिप्लाई चाहिए? एक हाउ और दूसरा व्हाई, दैट इज रिप्लाई। ये चाहिए, पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है। तो हाउ और व्हाई पर पहुंचने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। यानी जब हम जर्नल पास करेंगे, जब रूल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कशन रूल्स जब हम लेकर आएंगे, बताएंगे आपको, तो उस समय कुछ सोचना पड़ेगा हमको, और सोचने में हमको ये कॉन्सेप्ट मदद करेगा। इसीलिए रूल्स से पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद हम रूल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट के नाम पर इतने सारे कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया, पहला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है एंटिटी कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम यहां पर आ गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा यहां पर नंबर 4 है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट हमारा है एग्रूवल कॉन्सेप्ट। हालांकि और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, बट जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल पास करने के लिए, जर्नल को ठीक से सीखने के लिए हमको इसमें से फर्स्ट टू फोर्थ, 1 से लेकर 4 तक कॉन्सेप्ट का फुल नॉलेज होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कॉन्सेप्ट का नॉलेज अभी फिलहाल हमको चाहिए जर्नल को ठीक से सीखने के लिए। तो हम इस 4 कॉन्सेप्ट की ही बात अभी कर रहे हैं। देखो, उसके बाद हम आगे की चैप्टर्स में जहां जरूरत पड़ेगा बाकी कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी हम लोग ये 4 कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। अब 4 कॉन्सेप्ट को छोड़कर बाकी को भी हम हटा रहे हैं। देखो, ये हटा दीजिए हम। अब देखो भाई, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट समझाने लायक है उसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं। जहां लिखाना होगा वहां हम बात को लिखाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ गया, देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, अभी हम बात कर रहे हैं देखो ट्रांजैक्शन का। ठीक से समझने की प्रयास करना यार। एक ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि पेड रेंट। पेड रेंट, पेड का मतलब दिया और रेंट का मतलब किराया, किराया दिया। बताइए हमारा सेंटेंस जो है, ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है, ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सही है या गलत है? ये थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कुछ लोग कहोगे सर किसको दिया? ठीक है, अगर हम नाम यहां पर लिख दें कि चलो पेड रेंट टू रोहन, को एक नाम डाल दीजिए, क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या छूट गया? ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। देखो क्यों? बिना मनी का कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है क्या? बिना मनी का भाई कुछ नहीं होता है इस संसार में। बिना मनी का कुछ नहीं होने वाला है। आप रेंट दिए हो तो कितना दिए हो, यही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट दो खोजोगे और फिर उस एस्पेक्ट का जर्नल एंट्री पास करना है, तो जब भी 2 एस्पेक्ट खोजोगे उसमें पहला एस्पेक्ट मनी वो होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कहने का मतलब है कि मॉनेटरी टर्म में तुम्हारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब देखो, मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन नहीं है। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन में मनी डिसाइड करो, मनी है कि नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन में मनी नहीं है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन मानकर उसका कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सीधा आंसर हो जाएगा नो एंट्री। तो मनी का होना कंपलसरी है, ट्रांजैक्शन में मनी होना चाहिए। ये समझा रहा हूं तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। गॉट इट? समझ गए हो बात को? अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको क्या बता रहा है? देखो, अभी हम बात कर रहे हैं इस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, इसका बात हम कर रहे हैं। ये कहता है कि बिजनेस एंड
बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट एंटिटी या बोथ आर सेपरेट पर्सन्स, ये कह सकते हो, बोथ आर सेपरेट पर्सन। बिजनेस, बिजनेस दैट इज व्यापार, व्यापार एंड बिजनेसमैन, बिजनेस, ये बिजनेस एंड बिजनेसमैन दैट इज व्यापारी, व्यापारी, व्यापार एंड व्यापारी बोथ दोनों आर सेपरेट, सेपरेट दैट इज अलग अलग, सेपरेट दैट इज अलग अलग, अलग अलग पर्सन है। देखो यहां पर एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर समझा रहा है कि बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है। कॉमर्स की लैंग्वेज में बिजनेस भी एक पर्सन है। चूंकि जैसे देखो हमारा तुम्हारा एक नाम होता है, जब बिजनेस खोला जाता है तो बिजनेस का भी एक नाम होता है। जैसे काश्मीर वस्त्रालय, पेंटालून, न्यूक्लियस मॉल, शॉपर्स स्टॉप, ये सब दुकान का नाम है। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, जो भी है, ये सब दुकान के एक नाम है, ठीक है। तो दुकान का नाम अलग, दुकानदार का नाम अलग है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना जाता है और बिजनेसमैन को अलग, दोनों सेपरेट एंटिटी है। आगे जब रूल्स में आएंगे तो हम पर्सन की बात समझाएंगे आपको, पर्सन किसको कहा जाता है। अभी तक पर्सन का मतलब आप यही समझ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, राम रहीम सीता गीता, ठीक है, एनी पर्सन, ये आपको लग रहा होगा पर्सन है। लेकिन कॉमर्स में पर्सन की एक ब्रॉड मीनिंग है। पर्सन का एक विस्तृत रूप यहां मिलने जा रहा है कॉमर्स में, अकाउंट्स में। पर्सन यहीं तक सीमित नहीं है, पर्सन की एक ब्रॉड मीनिंग होगी। आगे हम लिखाएंगे कि अकाउंट्स में, कॉमर्स में पर्सन के 3 टाइप्स होते हैं। एक पर्सन जिसको बोला जाता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल जिसको नेचर ने बनाया, दैट इज गॉड ने बनाया, हम सभी हैं। सेकेंड पर्सन होता है आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी व्यक्ति, जिसको हमने बनाया, लाइक एनी बिजनेस, बैंक, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी इज ऑल्सो ए पर्सन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये सारे पर्सन रूल्स जिस समय लिखाएंगे, सारा चीज हम लिखाएंगे, उसका डिटेल समझाएंगे कि कौन सा पर्सन में कौन लोग आ रहे हैं। तो 3 तरह के पर्सन हुए, एक नेचुरल पर्सन जिसको नेचर ने बनाया, दैट इज गॉड ने बनाया, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हमने बनाया, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो बिजनेस किस तरह का पर्सन हो गया? आर्टिफिशियल, बनावटी व्यक्ति जिसको हमने बनाया, ठीक है। और बिजनेसमैन नेचुरल व्यक्ति जिसको नेचर ने बनाया, दैट इज गॉड ने बनाया। यानी ये दोनों का बर्थ हुआ है, ये दोनों का जन्म हुआ है। देखो इसका जन्म हुआ है बाय लॉ, कानूनन, कानून के द्वारा। जब कोई भी बिजनेस करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब आगे पार्टनरशिप पढ़ोगे 12 में तो वहां पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसे करके आएगा टॉपिक। कंपनी पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट 2013 तो एक्ट बना हुआ है, रूल्स लॉ बना हुआ है। लॉ के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाकर किसी बिजनेस का जन्म होता है लीगली, ठीक है। तो इसका जन्म बाय लॉ हुआ है, जबकि बिजनेसमैन का जन्म बाय गॉड हुआ है, बाय गॉड। दोनों का जन्म हुआ है भाई। जब जन्म हुआ है, जब आए हैं ये, तो जाएंगे भी। तो कैसे जाएंगे? ये बाय लॉ आया तब बाय लॉ ही जाएगा। मालिक के चाहने से बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। जैसे रिलायंस कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी अगर ये चाह जाए कि हमको जियो कंपनी को बंद कर देना है या रिलायंस पावर को बंद कर देना है, क्या उनके चाह जाने से कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं। ऐसा होगा तो उनके लाखों वर्कर्स कहां जाएंगे? जब भी कंपनी को बंद करना है तो उसका एक सही कारण बताना पड़ेगा, एक लीगल प्रोसेस में जाना होगा, कानूनी प्रक्रिया उनकी पूरी करनी होगी, तब जाके बिजनेस बंद होता है। चाहने से बंद नहीं हो जाता है।
ठीक है, तो ये बाई लॉ आया है तो जाएगा भी बाई लॉ, ये बाई गॉड आया है तो जाएगा भी बाई गॉड। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके हाथ पैर नहीं है, इसके हाथ पैर हैं, इसकी आंख नहीं है, इसकी आंख है, ये चल नहीं सकता, ये चल सकता, ये लड़ नहीं सकता, ये लड़ सकता। बताओ दोनों में कौन स्ट्रांग है? सब लोग बोलोगे बिजनेसमैन, यही बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों में स्ट्रांग कौन है? बिजनेस। कैसे? तुम जिस सिटी में रहते हो, अगर बड़ी सिटी में हो, वहां के जो बड़े बड़े दुकान होंगे, जैसे हम रांची की बात करें, न्यूक्लियस मॉल, शॉपर से स्टॉप, दुकान का नाम सुन रहे हो, न्यूक्लियस मॉल, पेंटालून। बताओ पेंटालून के मालिक का नाम क्या है? न्यूक्लियस मॉल के मालिक का नाम क्या है? हमारे कश्मीर वस्त्रालय के मालिक का नाम क्या है? फिरायलाल हमारे यहां है, उसके मालिक का नाम क्या है? तो 100 में 99 लोगों को मालिक का नाम पता नहीं है, बट दुकान का नाम पता है। ठीक है, करोड़पति हो, अरबपति हो, नाम लेने वाला कोई नहीं है, नाम दुकान का लिया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी दुकानदार की पहचान, किसी भी बिजनेसमैन की पहचान उसके बिजनेस से होता है। रिलायंस के मालिक का नाम ये पूछा जाता है, किस मालिक का रिलायंस है, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में सबसे स्ट्रांग कौन हो गया? बिजनेस। एक व्यापार, एक बिजनेस से ही बिजनेसमैन की पहचान होता है। अब रहा बात अकाउंट्स बनाने का। बताओ दो पर्सन यहां पर हैं, हम अकाउंट्स किसका बनाएंगे? अकाउंट्स ऑलवेज बिजनेस का बनाया जाता है, बिजनेस, व्यापार का, व्यापारी का नहीं, बिजनेसमैन का नहीं। इसका अकाउंट्स हम नहीं बना रहे हैं, इसका अकाउंट्स बनाना है हमको, बिजनेस का। जब भी पढ़ ले के हम जॉब में जाएंगे, जब हम कोई जॉब लेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे और वहां जब अकाउंट्स बनाने की बात आएगी तो हम बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं। ठीक है, हालांकि बिजनेसमैन भी चाहे तो अपना पर्सनल अकाउंट बना सकता है, बट हम जो पढ़ लिख के अकाउंट्स बनाने का काम करने वाले हैं वो किसी बिजनेस का। बिजनेसमैन जब हमसे बोलेगा कि हम पर्सनल में अकाउंट्स बना दो, वो अलग बात है, बट इन जनरल अकाउंट जो बनाया जाता है वो बिजनेस का। तो जब भी हम कुछ अकाउंट्स में सोचेंगे, रिकॉर्डिंग करते समय, एंट्री करते समय, रूल्स को अप्लाई करते समय, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा हमको? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है हमको। हर बात जो हम अकाउंट्स में सोचने का काम करें, अकाउंट्स में बहुत जगह सोचने की जरूरत पड़ेगा। आगे जब हम आएंगे तो पता चलेगा कि अकाउंट्स में बहुत जगह हमको सोचना पड़ रहा है। तो जब हम सोचेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमको। ठीक है, तो ये था हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं, देखो एंटिटी के बाद, एंटिटी के बाद थर्ड हम बात करने जा रहे हैं, देखो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो भाई, अभी सब लोग 10th पास करके आए हो, फिजिक्स पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड रूल पढ़ा होगा। क्या है न्यूटन का थर्ड रूल? बहुतों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज थर्ड रूल ऑफ न्यूटन। हम पूछ रहे हैं, आप तुम पूछोगे सर अब न्यूटन के थर्ड रूल में क्यों आ गए अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते? बिकॉज कॉमर्स इज आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। कॉमर्स तो कॉमर्स है ही, ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। अब ये कैसे आर्ट है और कैसे साइंस है, ये आगे समझेंगे हम लोग इसको, कैसे आर्ट और कैसे साइंस है। यानी ये तीनों का संगम, ये तीनों का मिश्रण है कॉमर्स। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ये कॉमर्स। कॉमर्स तो कॉमर्स है ही, कॉमर्स इज आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। कला और विज्ञान दोनों है ये। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन यहां पर साइंस किया गया, न्यूटन के थर्ड रूल की बात आ गया। पूरे अकाउंटेंसी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको हेल्प लेना है, उसमें एक हेल्प हम डेबिट का लेने वाले हैं और दूसरा हम क्रेडिट का। ठीक है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हम समझा चुके हैं डीआर, और क्रेडिट का हम समझाए हुए थे सीआर, ये समझाया गया था। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो हमको डेबिट और क्रेडिट ही तो करना है। अब ये कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्या कहेगा ये कि न्यूटन का थर्ड रूल यहां भी लागू होना है। भाई देखो कैसे लागू होगा, ये कहता है कि एवरी डेबिट शुड बी
should be equal and opposite credit. Every debit should be equal and opposite credit. ये कह रहा है every debit should be equal and opposite credit. बोलता है कि जितना से किसी भी चीज को हम डेबिट करेंगे उसके उल्टा साइड में जाकर उतने से हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट बराबर रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो ये समझा रहा हमको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक की बात। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि एवरी डेबिट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। जितना से किसी भी चीज को आप डेबिट करोगे उतने से आपको क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होने वाला है। ठीक है, अब देखो भाई ये डुअल एस्पेक्ट का हम समझा दिए चीज को। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट अब ठीक से समझो। देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, इसको हम अलग से ऊपर लिख रहे हैं और ऊपर लिख रहा हूं। देखो मैं चौथा कॉन्सेप्ट मेरा यहां पर होने जा रहा। देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियड दैट इज समय, उससे बना है देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कितना काम का चीज है, कितना काम का कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम बनाना पहले हमको याद कर लेना। हमको मतलब डॉक्टर पीके गुप्ता को याद नहीं करना है, कॉमर्स ग्रुप आपको याद नहीं करना है, आपको किसको याद कर लेना है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को। ये कहता है कि हमको याद करना जब भी प्रॉब्लम बनाओगे। ऐसा क्यों कह रहा है? देखो पहले भी समझाए थे कि एवरी बिजनेसमैन wants to know their profit and loss of the business at the end of the financial year. हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी अपने व्यापार का साल के अंत में लाभ हानि जानना चाहता है। अब बताओ, लाभ हानि जानना है, प्रॉफिट लॉस, तो एक समय तय करना पड़ेगा कि कब से कब तक का लाभ हानि जानना है। उसी समय को कहा जाता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर। देखो अकाउंटिंग ईयर जो है, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे थ्योरेटिकल लाइफ में तो दो चलेगा। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही अकाउंटिंग ईयर चलता है, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर। हर किसी के घर में कैलेंडर होता है। देखो कैलेंडर में एक से लेकर जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 31/12, यही होता है कैलेंडर। जनवरी टू दिसंबर दैट इज 1 ईयर। ये कंप्लीट हो गया 1 ईयर, जनवरी टू दिसंबर। सेकेंड होता है देखो ऑन दी बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। इसकी स्टार्टिंग देखो 1 अप्रैल, 1/4 को ये ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ये एंड हो जाएगा, दैट इज 1 ईयर। अप्रैल टू मार्च एक ईयर होता है, अप्रैल टू मार्च 1/4 से शुरू होकर 31 दिन को एंड हो रहा है। एक हो गया 1 जनवरी से शुरू होकर 31/12 को एंड हो रहा है। देखो थ्योरेटिकल लाइफ में ये दोनों मिल सकता है ईयर, कुछ और भी डेट मिल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी अकाउंट्स को बनाने जाओगे तो आपको केवल एक ही ईयर मिलना है, अप्रैल टू मार्च। इस अप्रैल टू मार्च को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी इसको बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ये भी हम बोलेंगे, वित्तीय वर्ष। कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1/4 को स्टार्ट होता है, यानी अप्रैल में शुरू होगा 1 अप्रैल को और 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो ये पुरानी प्रथा है कि अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाया जाता है, बट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से अकाउंट्स हम 3 मंथ का,
6 मंथ का, 9 मंथ का, 12 मंथ का, किसी भी पीरियड का बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जब लीगली अकाउंट्स हम बनाएंगे तो 1 ईयर के लिए बनेगा। कानूनी रूप से जब हमको अकाउंट्स बनाना होगा तो हमको 1 ईयर का बनाना है। बट अगर मान लो हमको अपने बिजनेस का 3 मंथ्स का प्रॉफिट लॉस जानना है, 6 मंथ का प्रॉफिट लॉस जानना है, 9 मंथ्स का प्रॉफिट लॉस जानना है, तो हम 3 मंथ्स का अकाउंट्स बनाएंगे, 6 मंथ का बनाएंगे, वहीं तक जान लेंगे कि अभी तक हमारा पोजीशन क्या है। 6 मंथ का प्रॉफिट लॉस जानना है तो 6 मंथ जैसा ही कंप्लीट होगा हम वहां तक कल हानि कैलकुलेट करके देखेंगे कि अभी तक हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये डेट का कमाल क्या है समझो। अब ये डेट समझ लेना ठीक से। अब मान लो भाई कि हमको यहां पर अकाउंट्स बनाना है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी शुरुआत है और 31 दिसंबर एंड है। तो मान लो हम 1 जनवरी से लेकर 30/6 तक का अकाउंट्स बना रहे हैं, 30 जून तक का, जनवरी टू जून। अकाउंटिंग ईयर एंड हमारा दिसंबर होने वाला है। बताओ किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए हमको? कैपिटल। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो हम क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, मान लो हम यहां पर लोन लिए, ये लोन हम एक को जनवरी में ही लिए हैं लोन, रुपीज यहां पर 2 लाख। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% उस पर इंटरेस्ट हमको पे करना है। 2 लाख रुपया का लोन हम लिए हुए हैं जिस पर 10% हमको इंटरेस्ट पे करना है। मान लो इंटरेस्ट पे करने का टाइम आ गया, बताओ हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। 2 लाख का 10% निकालोगे, कितना निकल कर अमाउंट आएगा? कैलकुलेट करके देख लेना, 20,000 आ रहा है, 20,000।